हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। आज हम 12 नवंबर 2020 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे और आज के समाचार पत्र में हमारी यूपीएससी की परीक्षा से संबंधित जो टॉपिक्स आए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला न्यूज़ आर्टिकल जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है गवर्नमेंट टू गवर्न ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ये पेज नंबर 1 पर और 8 पर न्यूज़ प्रकाशित हुई है, जो कि आपके जीएस पेपर 3 के सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर संबंधी विषय के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो न्यूज़ प्रकाशित हुई है इसमें बताया गया है कि जो डिजिटल सामग्री है उसे अभी तक किसी भी निकाय के द्वारा विनियमित नहीं किया जाता था, लेकिन अब सरकार के द्वारा ये जो डिजिटल सामग्री होती है, जो डिजिटल कंटेंट होता है, उसे विनियमित करने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए नोटिफिकेशन लाया गया है। वर्तमान में जो डिजिटल कंटेंट होता है उसको नियंत्रित करने वाला कोई भी कानून या फिर स्वायत्त निकाय नहीं है, लेकिन अब बुधवार को गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा हस्ताक्षर भी किए गए हैं। और इस नोटिफिकेशन के अनुसार जो ऑनलाइन फिल्में होती है, जो डिजिटल समाचार होते हैं और जो करंट अफेयर संबंधित सामग्री होती है, उसे अब इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय जो है, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर है, तो उनकी अध्यक्षता में ये जो डिजिटल कंटेंट है ये इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के दायरे में आएगा। तो इसके संबंध में अभी डिटेल में नहीं बताया गया है, लेकिन ये बोला है कि अब ओटीटी प्लेटफॉर्म जो होते हैं उन्हें विनियमित किया जाएगा। तो यहाँ पर हम ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही इनके महत्व, इनकी आवश्यकताओं के बारे में समझेंगे और ये देखेंगे कि इन्हें विनियमित करने की आवश्यकता क्यों है। साथ ही हम यहाँ पर ये देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, या फिर जो टीवी पर समाचार चैनल आते हैं या फिर विज्ञापन फिल्म आती है, उनकी निगरानी किस प्रकार से होती है। अब जो सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है उसके बाद में ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है ये विनियमित हो जाएंगे, जो कि अभी तक अनियमित थे। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करें तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो प्रिंट मीडिया की देखभाल करता है। इसके अलावा न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के द्वारा टीवी पर जो समाचार चैनल दिखाए जाते हैं उनकी देखभाल की जाती है। इसके अलावा विज्ञापन मानक परिषद जो होता है वो विज्ञापनों के लिए है, विज्ञापनों को विनियमित करता है ये। और इसके अलावा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो है वो फिल्मों की निगरानी करता है, लेकिन अभी तक ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है इन्हें विनियमित नहीं किया गया था। तो सबसे पहले हम प्लेटफॉर्म का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो ओटीटी सेवा जो है उसका मतलब ऐसे ऐप और ऐसे सेवाएं हैं जिसका उपयोग उपभोक्ताओं के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है, इंटरनेट के द्वारा जिनका यूज किया जाता है। ओटीटी शब्द जो है उसका तात्पर्य आमतौर पर वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन ऑडियो स्ट्रीमिंग, मैसेज सर्विस और इंटरनेट आधारित जो वॉइस कॉलिंग सॉल्यूशन के संदर्भ में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होते हैं वो पता होने चाहिए। अगर हम इसके कुछ उदाहरण देखें तो दी वायर, दी प्रिंट, स्क्रॉल, ये जो समाचार वेबसाइट है ये भी ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंतर ही आती है। और इसके अलावा नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियोस जो होती है, हॉटस्टार, सोनी लाइव, जी5, ये सभी जो मनोरंजन के ऐप हैं ये भी ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंदर ही आते हैं। अगर हम ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकार के बारे में बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मल्टीमीडिया रिलेटेड ओटीटी। तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जो होते हैं ये मल्टीमीडिया से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। मल्टीमीडिया से संबंधित सेवाएं क्या होती है, जैसे यूट्यूब हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, ये होते हैं मल्टीमीडिया रिलेटेड ओटीटी। इसके अलावा ऐप रिलेटेड ओटीटी जो होते हैं ये उन ओटीटी प्लेटफॉर्म को कहा जाता है जो उपभोक्ताओं को कोई जानकारी उपलब्ध कराते हैं या किसी प्रकार से उनकी सहायता करते हैं ऐप के जरिए। इसके अलावा टेलीकॉम रिलेटेड ओटीटी होते हैं, ये उस श्रेणी में आते हैं, उन ओटीटी को कहते हैं जो कि दूरसंचार, एसएमएस या मल्टीमीडिया मैसेज भेजने से संबंधित सेवाएं होती है। जैसे व्हाट्सएप पर वी चैट जो है इस पर, या फिर गूगल डुओ जो है, ये सभी आते हैं टेलीकॉम रिलेटेड ओटीटी के अंदर। अगर हम यहाँ पर इन ओटीटी प्लेटफॉर्म के महत्व के बारे में बात करें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो नागरिकों तक
विभिन्न सेवाओं की आपूर्ति के साथ ही देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे भी आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इन ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 15-16 में देश की जीडीपी में ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है इनने लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया है। और वहीं पर अगर हम वर्ष 2020 के अंत तक की बात करें तो इनका जो योगदान है ये अनुमानतः आगे बढ़कर लगभग 18 लाख करोड़ हो गया है, क्योंकि कोविड के समय में हमने देखा कि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म का काफी ज्यादा यूज किया गया था। इसी के साथ ही कोविड-19 महामारी के दौरान फिल्मों के प्रदर्शन से लेकर जागरूकता को बढ़ावा देने और अन्य आवश्यक सेवाएं जो थी वहां तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए इन ओटीटी प्लेटफॉर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और साथ ही इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर जो है वो भी उत्पन्न हुए हैं। इसी के साथ में अगर हम इन ओटीटी प्लेटफॉर्म के विनियमन की आवश्यकता की बात करें कि इनके विनियमन की आवश्यकता क्यों है, तो वर्तमान में देश में सक्रिय टेलीकॉम रिलेटेड जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो दूरसंचार कंपनियों के समान ही कॉलिंग और मैसेजिंग की जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि व्हाट्सएप, वीचैट ये टेलीकॉम रिलेटेड है और ये जिस प्रकार से हमारे देश की जो दूरसंचार कंपनियां हैं वो मैसेजिंग की और कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध कराती है, उसी तरीके से ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है ये भी मैसेजिंग की और कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। साथ ही सेलुलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उनके अनुसार यदि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो कि संचार से संबंधित है उन्हें अगर विनियमित नहीं किया जाता है तो इससे दूरसंचार कंपनी जो होती है उनके हितों को क्षति होती है, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म को दूरसंचार कंपनियों की तरह कठोर विनियामक और लाइसेंसिंग के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन नहीं करना पड़ता है। इसलिए बोला जा रहा है कि इन ओटीटी के विनियमन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमने टेलीकॉम रिलेटेड ओटीटी की बात करी। इसके अलावा जो अन्य ओटीटी है उनके विनियमन को लेकर ये बोला जा रहा है कि इन पर काफी ज्यादा हिंसक दृश्य दिखाए जाते हैं, तो उनके विनियमन को लेकर भी कई बातें चल रही है। साथ ही ओटीटी के संबंध में ये बोला जा रहा है कि इनके संबंध में साइबर संबंधी चुनौतियां देखने को मिल रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म की पहुंच में वृद्धि हो रही है और उसके साथ ही इससे जुड़ी जो नई नई चुनौतियां हैं वो सामने आ रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है उसका विनियमन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत किया जाता है। तो इन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का कंटेंट या किसी भी आपत्तिजनक सामग्री की सूचना मिलने पर इसे तब तक नहीं हटाया जा सकता है जब तक कि किसी न्यायालय या सरकारी एजेंसी से इस संबंध में निर्देश नहीं प्राप्त होते हैं। तो इस कानूनी प्रावधान का अपराधियों के द्वारा काफी ज्यादा दुरुपयोग किया जाता है और ऐसे मामलों में क्या होता है कि जो फेक नेम होते हैं, छद्म नाम होते हैं, उनसे बने हुए जो फेक अकाउंट होते हैं उनको बंद करना अपराधी की वास्तविक अवस्थिति का पता लगाना एक चुनौती बन जाता है। अभी के समय में ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जिस अधिनियम के तहत आते हैं वहां पर मध्यवर्ती उत्तरदायित्व निहित है। इससे क्या होता है कि जो ओटीटी सेवा प्रदाता होते हैं वो उस सामग्री के प्रवेश, संचरण और ग्रहण अर्थात कंटेंट के इंसेप्शन, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन में संलग्न होने की उनको आवश्यकता नहीं होती है और वो उन्हें सामग्री के लिए उत्तरदायी नहीं बनाते हैं। मतलब कि मान लीजिए नेटफ्लिक्स एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर जो अपलोड कर रहे हैं कंटेंट को उसके लिए नेटफ्लिक्स जो है वो जिम्मेदार नहीं है। तो इस तरीके से ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है ये उत्तरदायी नहीं होता है उस सामग्री के लिए और इसलिए बोला जा रहा है कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है इनके विनियमन की आवश्यकता है, जिसे लेकर सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन लाया गया है। अब हम देखते हैं इससे संबंधित प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन अर्थात प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्न। तो प्रश्न है ओटीटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ओटीटी सेवाओं से आशय ऐसे ऐप या सेवाओं से है जिनका उपयोग उपभोगकर्ताओं द्वारा इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। ओटीटी शब्द का प्रयोग आमतौर पर वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म के संबंध में किया जाता है, लेकिन ऑडियो स्ट्रीमिंग, मैसेज सर्विस या इंटरनेट आधारित वॉइस कॉलिंग सॉल्यूशन के संदर्भ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है विज्ञापन मानक परिषद ओटीटी की निगरानी करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, सही उत्तर होगा ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ जो है सेंटर अनवेल इंसेंटिव टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये पेज नंबर 1 और 10 पर न्यूज प्रकाशित हुई है जो कि हमारी यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था संबंधी विषय के लिए
महत्वपूर्ण है। तो ये जो न्यूज़ है इसमें ये बताया गया है कि कोरोना से परेशान जो देश का उद्योग जगत है उसको बड़ी राहत देने के लिए सरकार ने इंडस्ट्री के लिए 2 लाख करोड़ के एक नए पैकेज की घोषणा की है। सरकार ने 10 सेक्टर को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन अर्थात प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देने का फैसला किया है। तो हम यहाँ पर डिटेल में देखते हैं कि किन किन 10 सेक्टर्स को ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देने का फैसला दिया गया है और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो है वो वास्तव में होता क्या है। तो सबसे पहले हम PLI के बारे में बात करें, जिसे उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना बोला जा रहा है। तो सरकार ने देश में मैन्युफैक्चरिंग अर्थात उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और हमारे देश में निर्यात को अर्थात एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का ऐलान किया है। इसके तहत क्या होगा कि देश के कारखानों में बनने वाले जो उत्पाद है उनकी बिक्री में बढ़त के आधार पर कंपनियों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है कि किस क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन हो रहा है और उसकी ज्यादा बिक्री हो रही है, इसके आधार पर कंपनी को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इससे क्या होता है कि जो विदेशी कंपनियां होती है वो भी भारत में कारखाने लगाकर उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होती है और इससे पहले इन योजना का लाभ मोबाइल, हैंडसेट और दवा कंपनियों को दिया जा चुका है और अब इसके बाद में 10 और नए सेक्टर को इसका लाभ देने की बात की जा रही है। इससे क्या होगा कि देश का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको राहत मिलेगी और उसमें तेजी आएगी। अगर हम देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो ये हमारी देश की GDP में लगभग 16% का योगदान देता है और इसमें बढ़ोतरी होगी। इससे भारतीय मैन्युफैक्चरिंग की जो दुनिया है उसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सकेगा और जो निर्यात है वो भी बेहतर हो सकेगा। तो वित्त मंत्री जो है हमारे देश की निर्मला सीतारमन, उन्होंने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए ये बताया है कि सरकार के द्वारा 10 सेक्टर को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन देने और जो बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाएं होती है उनके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए अगले 5 साल के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। वित्त मंत्री के द्वारा कहा गया है कि इस प्रकार की PLI से नौकरियों का सृजन होगा, उभरता हुआ जो सेक्टर है उसे सपोर्ट मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। कोरोना से परेशान देश की जो जनता है और इसके अलावा इंडस्ट्री को राहत देने को लेकर सरकार लगातार पैकेज दे रही है और इसमें ये जो 2 लाख करोड़ रुपए का PLI लाया गया है इसे एक और पैकेज कहा जा सकता है। तो अगर हम ये देखें कि ये किस किस सेक्टर में दिया जा रहा है तो ये दिया जा रहा है एडवांस केमिकल सेल बैटरी के क्षेत्र में, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स में, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के लिए, टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट के लिए, टेक्सटाइल उत्पाद के लिए, फूड प्रोडक्ट्स के लिए, सोलर PV मॉड्यूल्स के लिए, साथ ही व्हाइट गुड्स के लिए और स्पेशलिटी स्टील के लिए, इन सभी क्षेत्रों में उत्पादन के संबंध में PLI दी जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ। पेज नंबर 10 पर एक न्यूज प्रकाशित हुई है, होम मिनिस्ट्री अमेंड FCRA रूल। ये हमारे GS पेपर 2 के संबंध में महत्वपूर्ण है। FCRA क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2020। तो इसके जो रूल्स हैं उसमें परिवर्तन किया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। सबसे पहले हम FCRA के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि FCRA क्या होता है। FCRA जो है वो विदेशी अंशदान जो होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो होता है, उसको नियंत्रित करके ये सुनिश्चित करता है कि ये जो अंशदान है ये आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले। वर्ष 1976 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को पहली बार अधिनियमित किया गया था। उसके बाद में वर्ष 2010 में विदेशी अंशदान को विनियमित करने के लिए नए उपायों को अपनाने के पश्चात में इसे संशोधित किया गया था। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है वो विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले जितने भी एसोसिएशंस हैं अर्थात जितने भी संघ हैं, इसके अलावा जितने भी समूह हैं और जितने भी NGOs हैं उन सभी पर लागू होता है। इन सभी NGOs के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत स्वयं को पंजीकृत करना अनिवार्य होता है। प्रारंभ में जो पंजीकरण है वो 5 वर्ष के लिए वैध होता है, लेकिन सभी मानदंडों का पालन करने पर उसके पश्चात ये जो पंजीकरण है
इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। पंजीकृत संघ या फिर संगठन जो है वो सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए विदेशी योगदान प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2015 में गृह मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार ये जो एनजीओ होते हैं इनको एक शपथ पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। इसमें ये उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि विदेशी धन स्वीकृति से भारत की संप्रभुता, अखंडता और किसी विदेशी राज्य के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध और सांप्रदायिक सद्भाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना नहीं है। विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले सभी जो एनजीओ हैं उनको एक राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों में खातों का संचालन करना होगा, जिसके पास में वास्तविक समय के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए कोर बैंकिंग सुविधाएं हों, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इन एनजीओ के द्वारा जो विदेशों से अंशदान लिया जा रहा है वो भारत की आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव नहीं डाले। इसी के संबंध में अभी जो एफसीआरए के रूल्स में परिवर्तन किए गए हैं गृह मंत्रालय के द्वारा, अगर हम उसके बारे में चर्चा करें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कम से कम 3 साल मौजूदगी और 15 लाख रुपए का सामाजिक गतिविधि में खर्च करने वाला जो संगठन है वही विदेश से रकम हासिल करने का हकदार होगा। इसके अलावा ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है इसमें गृह मंत्रालय ने जो एनजीओज हैं, जो गैर सरकारी संगठन है, उसके पदाधिकारियों से कहा है कि विदेशी अंशदान अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए दानकर्ता से प्राप्त एक विशिष्ट प्रतिबद्धता पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा जो नए नियम लाए गए हैं उसके मुताबिक विदेशी रकम जो है उसे हासिल करने के लिए पूर्व अनुमति के संबंध में आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति या एनजीओ को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट खाता जो है वो भी होना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम वर्ष 2016-17 और 18-19 के बीच में इस एफसीआरए के अंतर्गत पंजीकृत एनजीओ के बारे में बात करें तो इन्हें लगभग 58,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का विदेशी अनुदान आया है और ऐसे एनजीओ लगभग 22,400 हैं। तो ये जो एनजीओ है इन्हें रेगुलेट करना काफी जरूरी है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में ये कहा है कि जो विदेशी अंशदान अधिनियम कानून है उसके तहत पंजीकरण के लिए गैर सरकारी संगठन जो है उनको चंदा देने वाले का एक पत्र भी देना होगा, जिसमें विदेशी अंशदान की राशि और किस उद्देश्य के लिए इसे खर्च किया जाएगा इसका जिक्र भी करना होगा। इसके साथ ही अभी जो कानून संशोधन किया गया है उससे पहले भी केंद्र सरकार ने एफसीआरए नियमों को जारी किया था और इससे कुछ समय पहले भी केंद्र सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि एनजीओ के जो पदाधिकारी हैं उनको एक आधार नंबर देना जरूरी बताया गया है और ये बोला गया है कि ये जो एनजीओज होते हैं इनका जो कोष होगा इससे कार्यालय के लिए जो किया जाने वाला खर्चा होगा वो 20% तक सीमित कर दिया गया है। वरना क्या होता है कि ये जब विदेशी अंशदान लेते हैं तो ये इसका काफी भाग दिखा देते हैं कि कार्यालय का जो खर्च है उसमें जा रहा है, तो इसके लिए सीमा निर्धारित कर दी कि कार्यालय खर्च जो है वो 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सरकारी सेवक, विधायिका के सदस्य और राजनीतिक दल जो है उनको विदेशी कोष हासिल करने से रोक दिया गया कि ये विदेशी अंशदान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ समय पहले जो परिवर्तन किए गए थे और अभी जो नए परिवर्तन लाए गए हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल प्रकाशित हुआ है जो कि हमारे यूपीएससी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था विषय के संबंध में महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये जो एडिटोरियल है इसमें यूएस की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि किस प्रकार से बाइडेन जो है उनके द्वारा इसे परिवर्तित करने की कोशिश की जाएगी और किस प्रकार से बाइडेन के द्वारा मध्यम वर्ग जो है उसे टारगेट किया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं बाइडेन और उनके द्वारा चुनाव जीतने के बाद में उनके द्वारा जो पहला भाषण दिया गया उसमें उनके द्वारा जो मध्यम वर्ग है उसे राष्ट्र की एक रीढ़ के रूप में माना गया और उनके द्वारा मध्यम वर्ग के पुनर्निर्माण का वादा किया गया। तो मध्यम वर्ग जो है वो राजनीति का केंद्र है और कई सारी नीतियों का निर्धारण करता है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बाइडेन जब व्हाइट हाउस में आएंगे तो वो वहाँ पर एकरूपता लाएंगे और इसके अलावा यूएस की अब तक की इकोनॉमी में किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं उसके बारे में इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है। तो इसमें सबसे पहले कर कोड जो परिवर्तन किया गया था
उसके बारे में बताया गया है और उसके प्रभाव के बारे में बताया गया है। तो इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि 2019 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो है वो श्री ट्रम्प की हस्ताक्षर नीति पहल 2017 के टैक्स कट एंड जॉब एक्ट से मिली जो वृद्धि है उससे बाहर आ रही थी। ये जो एक्ट है इसे क्रिसमस के कुछ दिन पहले लाया गया था और ये पक्षपातपूर्ण मत से पारित हुआ था। इस कोड के अंतर्गत दूरगामी परिवर्तन ने संपत्ति शुल्क जो है उस पर छूट की सीमा को बढ़ा दिया था। अर्थात उच्च आय के जो व्यक्ति होते हैं जिनकी आय ज्यादा होती है और ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनके लिए कई लाभ लाए गए थे इस कोड के अंतर। और इसके साथ ही इस प्रकार के लाभ लाने से क्या हुआ कि कम आय वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें जो कुछ रियायतें दी गई थी या उनके संबंध में जो कुछ कटौतियां की गई थी वो काफी हद तक बेअसर हो गई। इस एडिटोरियल में ये बोला गया है कि इस प्रकार से जो कर में कटौती की गई थी उच्च आय वाले व्यक्तियों के लिए, उससे क्या हुआ कि जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको काफी लाभ हुआ और ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट लाभार्थी हैं इनके द्वारा जो शेयर की खरीद की जाती है उसमें बढ़ोतरी हुई और इनके द्वारा ज्यादा शेयर खरीदे गए, जिससे क्या है कि शेयर की जो कीमतें हैं उसमें तेजी आई। और ये देखा गया कि अगस्त 2018 में एप्पल कॉरपोरेशन ने 1 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यूएशन को हिट किया और इसके बाद में ऐसा ही देखा गया जो इसी तरीके के बड़े प्लेटफॉर्म है अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इनके द्वारा भी। एप्पल के संबंध में ये देखा गया कि एप्पल का जो बाजार मूल्य है वो 2 साल में ही दुगना हो गया और अभी हम जब महामारी देख रहे हैं तो ऐसे समय में भी एप्पल कंपनी जो है उसकी मार्केट वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन की हो गई। तो ये देखा गया कि ये जो बड़ी कंपनियां हैं इन्हें इसका काफी लाभ हुआ। और इस एडिटोरियल में ये बोला जा रहा है कि ये जो वैल्यूएशन लॉजिक है इसे पारंपरिक मैट्रिक्स के द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद में इसमें एक पुनर्वितरण और राजनीति के बारे में बात की गई है। इसमें ये बोला गया है कि 1980 के दशक में वॉल्कर शॉक के तहत विकृत आर्थिक पुनर्वितरण शुरू हुआ था और इसमें क्या हुआ कि ब्याज दरों में रातों रात वृद्धि हुई जिससे ने अमेरिका को एक तरीके से मंदी में धकेल दिया। ये बोला गया है यहाँ पे कि ब्याज दर के झटके से जो इंसेंटिव्स होते हैं, जो प्रोत्साहन होते हैं, वो काफी प्रभावित हुए और इससे क्या हुआ कि जो निवेश किया जाता था वो वित्तीय परिसंपत्तियों की तरफ प्रवाहित हुआ, जबकि बहुत अधिक पूंजी कमीशन से बाहर हो गई। लेकिन अमेरिका ने वैश्विक विनिर्माण प्रतिस्पर्धा उस समय खो दी थी और वित्तीय परिसंपत्ति में निवेश बढ़ रहा था। इसी के संबंध में 1980 के दशक में शेयर बाजार की जो घटनाएं हैं उसमें भी बहुत कुछ बताया और उस समय जंक बॉन्ड की अधिकता देखी गई थी। जंक बॉन्ड की अधिकता जो है वो वास्तविक अर्थव्यवस्था द्वारा वारंट किए गए किसी भी चीज की अधिकता के कारण उत्पन्न हुआ था। इसके बाद में अमेरिका जो है वो 1990 के दशक में मंदी की ओर जाना शुरू हो गया था। 1990 के दशक में जब अमेरिका मंदी की ओर जाना शुरू हुआ उसके बाद में बिल क्लिंटन ने कर वृद्धि के साथ में एक पारंपरिक उपाय की मांग की, लेकिन वित्तीय सेवाओं को पूरी तरीके से निष्क्रिय करने के साथ में उनने नए लोकाचार के प्रति अपनी दृढ़ता दिखाई। नए लोकाचार के रूप में इंटरनेट सामने आया और इंटरनेट जो है उससे एक स्पार्किंग इनोवेशन के रूप में देखा गया, एक नई खोज के रूप में देखा गया, जिसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ का जो बाजार है और जो वहाँ के बाजार का उन्माद है वो एक नए चक्र में चला गया। तो इस प्रकार से जब बड़ी बड़ी इंटरनेट से संबंधी कंपनियां खुलने लगी तो ये देखा गया कि सरकार के द्वारा उधार लिए गए घरों और कॉरपोरेट क्षेत्र पर पर्दा डालने में सरकार कामयाब रही और उनके द्वारा अपनी जो सामूहिक बैलेंस शीट है उसमें भारी देनदारियों को उठाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो इंटरनेट के आधार पर बड़ी बड़ी कंपनियां खुली थी उस समय, उसके कारण अमेरिका में .com बूम आया था। तो .com बूम कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी के कारण जो बड़ी बड़ी कंपनियां खुली उनके कारण जो बूम आया उसे .com बूम कहा गया था। और इस समय ये देखा गया कि दोनों पक्षों ने अर्थव्यवस्था के जो मामले हैं उसमें अधिकारों से समझौता किया और ये जो क्षेत्र है ये सांस्कृतिक लड़ाई का एक क्षेत्र बन गया। इसके बाद में .com बूम जो आया था टेक कंपनियों में वृद्धि होने से वो
फटने का समय आ गया था। आर्थिक उथल-पुथल की मृगतृष्णा को बनाए रखने के लिए एक नए बुलबुले का निर्माण किया जाना था और उस समय क्या किया गया कि जो रियल एस्टेट स्टॉक की कीमत है उसको पंप किया गया और घर के स्वामित्व का लोगों का जो सपना होता है उसे बढ़ाया गया। और 2008 में जब मंदी आई थी तो उसका मुख्य कारण ये था कि लोगों के जो घर का सपना था उसके चलते लोगों को कई घर बेचे गए और उनको काफी बड़ी मात्रा में लोन दिया गया था, जिसके कारण एक समय ऐसा आया कि जब ये जो बबल है ये फट गया। और इसके बाद में ये देखा गया कि इस तबाही के बाद में जब चुनाव हुए तो उस समय पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो अमेरिकी मूल का एक व्यक्ति बना था और वो थे मिस्टर बराक ओबामा। तो जब अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बराक ओबामा बने तो उनके द्वारा जो प्रारंभिक किनेसियन उपचार है उसे वापस लाया गया और बड़े पैमाने पर उनके द्वारा बचाव पैकेज दिया गया जिसे कांग्रेस के माध्यम से इकट्ठा किया गया था। तो ये जो रिसेशन आया था 2008 का, उसके बाद में बराक ओबामा के द्वारा अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए काफी कार्य किया गया और इनके द्वारा जो बचाव पैकेज था उसे बाद में एक प्रकार से बोनस में बदल दिया गया और ये देखा गया कि उन बैंकरों को जिनके कारण वास्तव में ये मंदी आई थी उनको भुगतान दिया गया। बराक ओबामा ने अपने शासनकाल में ऐसी कराधान शासन में वापसी की जो कि न्याय संगत थी, लेकिन उनकी विरासत का जब तक अंत हुआ उस समय एक और तेजी से विकास हुआ था असमानता का। उस समय रॉबर्ट जे शिलर और उनके जो सहयोगी थे उनके द्वारा 37 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2012 में एक अध्ययन में ये बताया गया कि जो उपभोग व्यय होता है, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, उसका संबंध आवास व्यय में कमी या वृद्धि से होता है और उसे आवास व्यय में वृद्धि या कमी से जोड़ा जा सकता है, जो प्रति सहज लग रहा था। और इसके अलावा शेयर बाजार की जो दौलत होती है और उपभोग व्यय जो होते हैं उनमें काफी कम संबंध पाया गया, क्योंकि ये बोला गया कि जो शेयर बाजार से प्राप्त आय होती है वो काफी तरल होती है घर के स्वामित्व की तुलना में। मतलब अगर आप घर खरीदते हैं तो उसे बेचकर उससे पैसा प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन शेयर का लेन देन करना काफी आसान होता है। तो जो शेयर है उसका संबंध उपभोग व्यय से कम बताया गया और आवास व्यय जो है उसका संबंध उपभोग व्यय से ज्यादा बताया गया। इसके बाद में इस एडिटोरियल में ये बोला गया कि 2008 में जो वित्तीय आय में मंदी आई उसके कारण कई आय के रूप में जो घरेलू संपत्ति है वो नाटकीय रूप से गिर गई और इसके बाद में 2013 की पहली तिमाही में निरंतर वृद्धि की शुरुआत के पहले ये निरंतर नीचे स्तर पर उतार चढ़ाव इसमें देखा गया। वहीं पे 2019 की चारों तिमाहियों के दौरान ये 2008 की पूर्व मंदी की चोटियों के ऊपर था। इसके अलावा इस एडिटोरियल में ट्रम्प और उनके संबंध में जो परेशानियां थी उसके बारे में बताया गया। इसमें ये बताया गया कि जो ट्रम्प है उनके तहत असमानता और घरेलू ऋण जो है वो दोनों बढ़ते रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के पहले भी क्रेडिट कार्ड और ऑटोमोबाइल लोन जो है उनकी देरी से परेशान करने वाली प्रवृत्ति दिखाई दे रही थी और इस संदर्भ में संपत्ति की बढ़ती कीमतें जो है वो परिवारों के लिए एक सांत्वना का स्रोत है जिनके द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। घरेलू संपत्ति जो है और देनदारियों के बीच का जो अंतर है उसके बड़े आकार के कारण प्रत्यक्ष अनुपात में मध्य वर्ग की चिंता को नापा जा सकता था, लेकिन इन सब के चलते भी ट्रम्प के द्वारा मध्यम वर्ग पर ध्यान नहीं दिया गया। इस एडिटोरियल में ये बोला गया है कि जब किसी भी राजनीतिक विकल्प के पास में विश्वसनीय प्रस्ताव नहीं होते हैं इस प्रकार के वर्ग के लिए और अगर वो इन चिंताओं को स्वीकार नहीं करते हैं तो ऐसे समय में सांस्कृतिक और पहचान के युद्ध जो है वो होना लाजमी है। इसके अलावा ये बोला गया है कि ट्रम्प ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने पारंपरिक मध्य वर्ग की अवहेलना की, वहीं पे बाइडेन के द्वारा इन मध्य वर्ग को टारगेट किया गया था। ये जो मध्य वर्ग है ये चिंता की स्थिति में थे और इसमें कई श्वेत मध्य वर्ग भी शामिल है। तो अब ये बोला गया है कि जबकि ट्रम्प हार चुके हैं और बाइडेन की जीत हो चुकी है, लेकिन अभी भी ट्रम्पिज्म जो है वो मौजूद है और ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। ये इस एडिटोरियल के अंदर बताया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ जो कि पेज नंबर 6 पर प्रकाशित हुआ है और ये हमारी जीएस पेपर 2 के संबंध में महत्वपूर्ण है। इसमें बात की गई है मिथ एंड रियलिटी ऑफ इलेक्शन फॉरकास्ट। इसमें ये बताया गया है कि जनमत सर्वेक्षण जो होते हैं, जो एग्जिट पोल्स लिए जाते हैं,
उसमें वास्तव में जो अनुमान लगाया जाता है और वास्तव में जो चुनाव के परिणाम हैं उसमें काफी अंतर देखा गया और इन पे पूर्णतः भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो इसके संबंध में इसमें डिटेल में वैश्विक एग्जाम्पल दिए गए हैं। बिहार की बात की गई है, हाल ही में जो यूएस में इलेक्शन हुए हैं उसकी बात की गई है, और ये बताया गया है कि ये जो जनमत सर्वेक्षण होते हैं इनकी जो कार्यप्रणाली है वो स्पष्ट नहीं है, और इनकी कार्यप्रणाली के स्पष्ट न होने के चलते इनके द्वारा जो भविष्यवाणियां की जाती है उन पर टिप्पणी करना मुश्किल है। तो इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि जो अनुमान होते हैं और जो वास्तविक परिणाम होते हैं उसमें काफी भिन्नता है। अगर हम इसके संबंध में वैश्विक उदाहरण देखें तो दिलचस्प बात यह है कि इस तरीके के जो एग्जिट पोल हैं इनकी विश्वसनीयता जो है वो 1.5 दशक से पहले भी थी। 2004 के वेनेजुएला में जो इलेक्शन हुआ था, हम उसके बारे में बात करें तो वेनेजुएला के रिकॉल जनमत संग्रह का यहाँ पर उदाहरण लें तो ये निर्धारित करने के लिए कि क्या राष्ट्रपति ह्यूगो चौवेज को कार्यालय से वापस बुलाया जाना चाहिए, एग्जिट पोल की एक बड़ी विसंगति जो है वो दुनिया भर में देखी गई। इसके अलावा नवंबर 2004 से जनवरी 2005 के दौरान यूक्रेन में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ उसके बाद में ऑरेंज रेवोल्यूशन देखा गया था और चुनावी धोखाधड़ी के आरोपों को कई एग्जिट पोल के द्वारा मजबूत किया गया था। इसके अलावा 2003 में विवादित संसदीय चुनावों पर व्यापक रूप से जॉर्जिया में रोज क्रांति को ट्रिगर किया था। तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि अगर ये जो चुनाव की भविष्यवाणियां हैं अगर आप इसे अभी भी भरोसेमंद मानते हैं तो ऐसा हरगिज नहीं है। इसमें हाल ही में बात की गई है जो यूएस में इलेक्शन हुए हैं 2020 में उनकी, तो यूएस में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें बाइडेन ने चुनाव जीता है और ये अनुमान लगाया गया था। लेकिन अभी भी यहाँ पर ये बात की जा रही है कि ये जो अनुमान लगाया गया था इसमें मार्जिन काफी अधिक था। चुनाव जीतने के मार्जिन का जो इन जनमत सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया था वो 8 से 12% था, लेकिन वास्तव में इतना ज्यादा अंतर नहीं देखा गया। इसके अलावा ये जो पोल्स हैं इनकी विश्वसनीयता में कमी भी आई है। ये देखा जाता है कि लोग इस प्रकार के जो पोल्स होते हैं उनको देखते तो हैं लेकिन उन पर विश्वास नहीं करते। अधिकांश राज्यों में बाइडेन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके लिए अंतिम लीड की तुलना में अनुमानित प्रतिशत वोटों का जो अंतर है वो 3% से अधिक है। तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि क्या इसे मतदाताओं की नब्ज टटोलने की भारी विफलता नहीं माना जा सकता है कि ये मार्जिन जो है वो काफी गलत पाया गया जनमत सर्वेक्षण के द्वारा। यहीं पे अगर हम बिहार के जनादेश के बारे में बात करें तो बिहार में क्या हुआ, भारतीय चुनावों में सबसे खराब प्रदर्शन जब इन जनमत सर्वेक्षण का हुआ तो उसे 2015 में बिहार के संबंध में बोला गया। हालांकि इस बार जनमत सर्वेक्षण जो हुए बिहार में उसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन ये अनुमान बहुत लोग लगा सकते हैं। दूसरी ओर जो एग्जिट पोल है उसने ज्यादातर राष्ट्रीय जनता दल प्लस की जीत की भविष्यवाणी की थी। और इसके अलावा मजेदार बात यह है कि आरजेडी प्लस के लिए जो न्यूनतम और अधिकतम भविष्यवाणी की गई थी वो न्यूनतम में 76 सीटों की भविष्यवाणी और अधिकतम में 180 सीटों की भविष्यवाणी की गई थी, कुल 243 सीटों में। तो इसमें से अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो भविष्यवाणियां हैं ये सही नहीं की गई है। तो अगर हम ये देखें कि इस प्रकार के जो सर्वेक्षण किए जाते हैं इससे हमने अब तक क्या सबक सीखा है, तो चुनाव की जो भविष्यवाणियां हैं वो कई ऐतिहासिक अवसरों से की जा रही है और ये बुरी तरीके से विफल रही है, जिसमें कई विकासशील प्रक्रिया जो है वो शामिल है। इसमें अगर हम बात करें 1936 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के पहले एक प्रतिष्ठित पत्रिका है लिटरेरी डाइजेस्ट, उनके द्वारा 24 लाख नमूनों के साथ में एक सर्वेक्षण किया गया और उस सर्वेक्षण में ये बोला गया कि रिपब्लिकन एल्फ्रेड लेडन जो है उन्हें 57% वोट शेयर मिलेंगे और बाद में जो राष्ट्रपति बने थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट उन्हें 43% वोट का अनुमान लगाया गया था। लेकिन वास्तव में क्या हुआ कि रूजवेल्ट को मिले 62% वोट और लेडन को मिले 38% वोट। लेकिन यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि इस प्रकार लिटरेरी डाइजेस्ट के द्वारा 24 लाख नमूनों का सर्वेक्षण किया गया। लेकिन ये जो चयन है ये पूर्वाग्रह के महत्व के बारे में एक सबक सिखाता है, क्योंकि इस अध्ययन के तहत उस युग के एक टेलीविजन क्लब सदस्यता और पत्रिका सदस्यता वाले जो संपन्न लोग हैं वो उसमें शामिल थे और रूजवेल्ट के बीच में उनका कम समर्थन था। साथ ही लोगों ने गैर
प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह का जो महत्व है उसे समझा। मतलब केवल 24% लोग ऐसे थे जिनके द्वारा इस सर्वेक्षण में भाग लिया गया था, तो उनके द्वारा जो सर्वेक्षण दिया गया उसे पूरी तरीके से सही नहीं माना जा सकता है और इसके चलते गैर प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह के संबंध में सबक सीखा गया। इसी प्रकार 1948 में अमेरिकी चुनाव में गैलेप की जो पोल भविष्यवाणी है वो भी गंभीर रूप से विफल रही और इस समय रैंडम सैंपलिंग के महत्व के बारे में सीखा कि सैंपलिंग जो है वो रैंडम सैंपलिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक फिक्स जगह जाकर वहां से पोल लें। इसके साथ ही 2016 में ट्रंप के समर्थनों की भी गिनती की गई थी और बाद में इसे छिपे हुए ट्रंप वोट को लेवल करने का प्रयास किया गया। यूनाइटेड किंगडम में एक शायद टॉरी फैक्टर की बात की जाती है जो कि 1990 के दशक में जॉन मेजर की जीत के बाद में लोकप्रिय हुआ और उसी तरह उसे ट्रंप के चुनाव के बाद में जोड़ा गया था जनमत संरक्षकों के द्वारा। इससे साथ ही निश्चित रूप से चुनावों में जो राय और जो एग्जिट पोल है उसका विजेता जो है वो जरूरी नहीं कि वास्तविक विजेता हो। ये हम सीख सकते हैं हिलेरी क्लिंटन, एड मिलिबैंड या अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध में, ये वास्तव में देखा गया है। साथ ही अगर हम 2009 और 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके अधिकांश जनमत सर्वेक्षण जो हैं वो या तो विजेता को प्रोजेक्ट करने या जीत के अंतर को समझने में विफल रहे थे। इसके अलावा दिल्ली जैसा जो एक छोटा सा यूनियन टेरिटरी है उसका भी अनुमान जो है वो सही से नहीं लगाया गया, ये 2015 में देखा गया। इसके अलावा अगर हम ब्रिटेन के उदाहरण की बात करें तो ब्रिटेन में उदाहरण के लिए कोई भी बड़ा सर्वेक्षण जो है वो 2015 में परंपरावादियों की जीत की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। और इसके अलावा जो ब्रेग्जिट के समय में जनमत संग्रह हुआ वो भी इसी का हिस्सा था और इसमें भी सही भविष्यवाणी नहीं की गई। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि दशकों में दुनिया भर में जो जनमत सर्वेक्षण होते हैं वो एक अजीब खेल में बदल गए हैं। जनमत सर्वेक्षण जो है वो सबसे पहले 1972 में पहला राष्ट्रीय एग्जिट पोल आयोजित किया गया था और उसके बाद में अभी जब आधी शताब्दी हो गई है उसके भीतर ये कल्पना नहीं की गई थी कि जो एग्जिट पोल है उनका भविष्य इस प्रकार का होगा। लेकिन ये जो एग्जिट पोल है इनके संबंध में प्रश्न क्या है कि इनके संबंध में इतनी जो विफलता देखी जा रही है उसके संबंध में प्रश्न क्या हो सकते हैं। तो क्या वर्तमान में जनमत सर्वेक्षण जो है वो सामान्य रूप से अपने डेटा का डिजाइन, नमूने, विश्लेषण जो है उसमें अंतर्निहित सांख्यिकी सिद्धांतों का ठीक से पालन करते हैं? क्या वे दूरदराज के कोनों में जाते हैं और अपने सर्वेक्षणों के लिए संवेदनशील बूथों को कवर करते हैं? क्या वो मानक 3% अंक की जो त्रुटि है उसकी आवश्यकताओं को बनाए रखते हैं? क्या उनके नमूने यादृच्छिक हैं? क्या ये नमूने जो हैं वो लिंग, आयु, आय, धर्म, जाति और अन्य कारकों के अनुपात को बनाए रखने के लिए जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? वे संभावित गैर प्रतिक्रिया को कैसे संभालते हैं? और इस प्रकार से सांख्यिकी दृष्टिकोण से उनकी जो भविष्यवाणियों की गुणवत्ता है उस पर टिप्पणी करना लगभग असंभव है और इसके चलते ये देखा जा रहा है कि ये जो भविष्यवाणियां हैं इस पर विश्वास करना मुश्किल हो गया है। अब हम चलते हैं इससे संबंधित एक मुख्य परीक्षा के प्रश्न की ओर। अधिकांश जनमत सर्वेक्षणों की भविष्यवाणियों पर टिप्पणी करना मुश्किल है क्योंकि वे अपनी कार्यप्रणाली को प्रकाशित नहीं करते। चर्चा कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको 250 शब्दों में लिखना है। इसके बाद में हम प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित एक अभ्यास प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम अर्थात ग्लोबल NCAP टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन की एक परियोजना है जो कि यूके पंजीकृत चैरिटी है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि ग्लोबल NCEP की दीर्घकालीन आकांक्षा दुनिया को सड़क की मृत्यु और गंभीर चोटों से मुक्त बनाना है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा है कि किसी भी भारतीय कार ने ग्लोबल NCAP परीक्षणों में कभी 5 स्टार रेटिंग हासिल नहीं की है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। सही उत्तर हो जाएगा बी। ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछा गया है क्योंकि एक न्यूज प्रकाशित हुई है और उसमें ग्लोबल NCAP के बारे में उल्लेख किया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। जैव बुलबुला क्या है? बायो बबल क्या है? कोविड-19 संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए बाहरी दुनिया से अलग एक सुरक्षित वातावरण है ये। तो एक न्यूज प्रकाशित हुई है उसमें बात की गई है बायो बबल की। बायो बबल क्या होता है कि कोविड-19 का जो संक्रमण चल रहा है उसके जोखिम को कम करने के लिए बाहरी दुनिया से अलग एक जैव बुलबुला जो है वो एक सुरक्षित वातावरण है। ये
अधिकृत पंजीकृत जो खेल व्यक्तित्व होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी होती है, उनके सहायक कर्मचारी होते हैं और जो मैच के अधिकारी होते हैं, उनको कोविड-19 के लिए नेगेटिव परीक्षण के बाद में संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है और वो होता है बायो बबल। इसके बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके लिए राज्यसभा के पास में लोकसभा के बराबर अधिकार है? तो इसका सही उत्तर होगा संविधान में संशोधन के लिए। इसके अलावा हम मुख्य परीक्षा के लिए एक और प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। धन साझा करने का मतलब है केवल इसे दान में नहीं देना, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि इसे निवेश किया जाए ताकि विकास का लाभ सभी उठा सके और स्मार्ट काम करने योग्य धन करों के द्वारा ये किया जा सकता है, जबकि दुनिया को नए समाधानों की खोज करने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछा गया है क्योंकि अजीम प्रेमजी जो कि विप्रो के संस्थापक है, उन्हें सबसे उदार भारतीय के रूप में बताया गया है और ऐसे समय में उनके जो बेटे हैं उनके द्वारा अपने पिता के बारे में ये कहा गया कि हमेशा अजीम प्रेमजी के द्वारा ये माना गया है कि वो अपनी संपत्ति के ट्रस्टी थे और कभी भी इसके मालिक नहीं थे। तो इसके संबंध में यहाँ पर आपसे मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर लिखने की आपको कोशिश करनी है। यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। मुख्य परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं आप उनका उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा। आई होप यू लाइक दिस सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।